संजीव और रचना के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ रचना महत्वाकांक्षी थी और घर को साफ सफाई रखना पसंद करती थी, वहीं संजीव के अच्छे स्वभाव के कारण परिचित और रिश्तेदार सभी खूब तारीफ करते हैं। मेरे पति संजीव के बारे में उन सब का कहना है कि संजीव बड़ी से बड़ी समस्या के सामने भी उलझन, चिढ़, गुस्से और परेशानी का शिकार नहीं बनते। उनकी समझदारी और सहनशीलता के सब कायल हैं। संजीव के स्वभाव की यही खूबी मेरा खून जलाती है। मैं अपनी विवाहित जिंदगी में 8 साल के अनुभवों के आधार पर उन्हें संवेदनशील, समझदार और परिपक्व कतई नहीं मानती। शादी के 3 दिन बाद का एक किस्सा है। हनीमून मनाने के लिए हम टैक्सी से स्टेशन पहुँचे। हमारे 2 सूटकेस कोहली ने उठाए और 5 मिनट में प्लेटफॉर्म तक पहुंचाकर जब मजदूरी के पैसे पूरे 100 रुपये मांगे तो नई नवेली दुल्हन होने के बावजूद मैं उस कूली से भीड़ गई और कहने लगी कि सिर्फ 5 मिनट में तुमने 2 बैग इधर से उधर किया और 100 रुपये मांग रहे हो, इतना मैं नहीं दूंगी। तब मेरे शहंशाह पति ने कुछ मिनट तो हमें झगड़ने दिया, फिर बड़ी दरिया दिली से 100 का नोट कूली को पकड़ाते हुए मुझे समझाया, यार रचना, केवल 100 रुपये के लिए अपना मूड खराब मत करो। पैसों को हाथ के मैल जितना महत्व दोगी तो सुखी रहोगी। किसी चालाक आदमी के हाथों लूटने में क्या समझदारी है संजीव? मैंने चिढ़कर पूछा था। उसे चालाक ना समझकर गरीबी से मजबूर एक इंसान समझोगी तो तुम्हारे मन का गुस्सा फौरन उड़नछू हो जाएगा। फिर गाड़ी आ जाने के कारण मैं उस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाई थी, पर गाड़ी में बैठने के बाद मैंने उन्हें उस भिखारी का किस्सा जरूर सुना दिया जो कभी बहुत अमीर होता था। एक स्मार्ट, स्वस्थ भिखारी से प्रभावित होकर किसी सेठानी ने उसे अच्छा भोजन कराया, नए कपड़े दिए और अंत में 100 का नोट पकड़ाते हुए बोली, तुम शकल सूरत से और व्यवहार से तो अच्छे खानदान के लगते हो, फिर यह भीख मांगने की नौबत कैसे आ गई? मेम साहब, जैसे आपने मुझ पर बिना बात इतना खर्चा किया है, वैसे ही मूर्खता वर्षों तक करके मैं अमीर से भिखारी बन गया हूँ। भिखारी ने उस सेठानी का मजाक सा उड़ाया और 100 का नोट लेकर चलता बना था। इस किस्से को सुनाकर मैंने उन पर व्यंग किया था, पर उन्हें समझाने का मेरा प्रयास पूरी तरह से बेकार गया। मेरे पास उड़ाने के लिए दौलत है ही कहाँ? संजीव बोले, मैं तो कहता हूँ कि तुम भी पैसों का मोह छोड़ो और ज़िंदगी का रस पीने की कला सीखो। उसी दिन मुझे एहसास हो गया था कि इस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना कभी कभी जी का जंजाल जरूर बन जाएगा। मेरा वह डर सही निकला। कितनी भी बड़ी बात हो जाए, कैसा भी नुकसान हो जाए, उन्हें चिंता और परेशानी छूते तक नहीं। आज की तेज तर्रार दुनिया में लोग उन्हें भोला और सरल इंसान बताते हैं, पर मैं उन्हें अव्यावहारिक और असफल इंसान मानती हूँ। अरे दुनिया की चालाकियों को समझो, अपने और बच्चों के भविष्य की फिक्र करना शुरू करो। आपकी अकल काम नहीं करती तो मेरी सलाह पर चलने लगो। अगर यूँ ही ढीले ढाले इंसान बनकर जीते रहे तो इज्जत, दौलत, शोहरत जैसी बातें हमारे लिए सपना बनकर रह जाएंगी। ऐसी सलाह देकर मैं हजारों बार अपना गला बैठा चुकी हूँ, पर संजीव के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। बेटा अनीस अब 7 साल का हो गया है और बेटी नेहा 4 साल की होने वाली है। अपने ढीले ढाले पिता की छत्र छाया में ये दोनों भी बिगड़ने लगे हैं। मैं रात दिन चिल्लाती हूँ, पर मेरी बात ना बच्चों के पापा सुनते हैं ना ही बच्चे। संजीव की सह के कारण घर में खाने को देखकर दोनों बच्चे नाक भौं चिढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी चिप्स, चॉकलेट और चाउमीन जैसी बेकार चीज़ों को खाने की इच्छा पूरी करने के लिए उनके पापा सदा तैयार जो रहते हैं। यार कुछ नहीं होगा उनकी सेहत को,
दुनिया भर के बच्चे ऐसे ही चीज़ें खाकर खुश होते हैं। बच्चे मन महसूस कर जिए यह ठीक नहीं होगा उनके विकास के लिए। उनकी ऐसी दलीलें मेरे तन बदन में आग लगा देती हैं। इन चीज़ों में विटामिन मिनरल नहीं होते। बच्चे इन्हें खाकर बीमार पड़ जाएंगे, जिंदगी भर कमज़ोर रहेंगे। देखो, जीवन देना और उसे चलाना प्रकृति की जिम्मेदारी है। तुम नाहक चिंता मत करो। मेरे समझाने पर जब संजीव इस तरह की बातें बोलते तो उनकी इस तरह की दलीलें सुनकर मैं खुद पर झुंझला पड़ती। संजीव को जिंदगी में ऊंचा उठकर कुछ बनने, कुछ कर दिखाने की चाह बिल्कुल नहीं है। अपनी प्राइवेट कंपनी में प्रमोशन के लिए वह जरा भी हाथ पैर नहीं मारते। बॉस को खाने पर बुलाओ, उसे दिवाली पर महंगा उपहार दो, उसकी चमचागिरी करो। मेरे यूं समझाने का इन पर कोई असर नहीं होता। समझाने के एक्सपर्ट मेरे पतिदेव उल्टा मुझे समझाने लगते हैं। मन का संतोष और घर में हंसी खुशी का प्यार भरा माहौल सबसे बड़ी पूंजी है जो मेरे हिस्से में है। वह मुझसे कोई छीन नहीं सकता और लालच मैं करता नहीं। लेकिन इंसान को तरक्की करने के लिए हाथ पैर तो मारते रहना चाहिए। अरे, इंसान के हाथ पैर मारने से कहीं कुछ हासिल होता है? मेरा मानना है कि वक्त से पहले और पुरुषार्थ से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। उनकी इस तरह की दलीलों के आगे मेरी एक नहीं चलती। उनकी ऐसी सोच के कारण मुझे नहीं लगता कि अपने घर में सुख सुविधा की सारी चीज़ें देखने का मेरा सपना कभी पूरा भी होगा। जबकि घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को मैं बड़ी गंभीरता से लेती हूँ। हर चीज़ अपनी जगह रखी हो, साफ सफाई पूरी हो, कपड़े सब साफ और प्रेस किए हों, सब लोग साफ सुथरे व स्मार्ट नजर आए, जैसी बातों का मुझे बहुत ख्याल रहता है। मैं घर आए मेहमान को नुक्स निकालने या हंसने का कोई मौका नहीं देना चाहती हूँ। अपनी लापरवाही व गलत आदतों के कारण बच्चे व संजीव मुझसे काफ़ी डांट खाते हैं। संजीव की गलत प्रतिक्रिया के कारण मेरा बच्चों को कस कर रखना कमज़ोर पड़ता जा रहा है। यार, क्यों रात दिन साफ सफाई का रोना रोती हुई हमारे पीछे पड़ी रहती हो? अरे, घर रिलैक्स करने की जगह है। दूसरों की आंखों में सम्मान पाने के चक्कर में हमारा बैंड मत बजाओ प्लीज़। बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करके संजीव दुनिया वालों से कितनी भी वाहवाही लूट ले, पर मैं उनकी डायलॉगबाजी से बेहद तंग आ चुकी हूँ। रचना, तुम रोज़ तेरा मेरा बहुत करती हो। ज़रा सोचो कि हम इस दुनिया में क्या लाए थे और क्या ले जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि लोगों से प्यार का संबंध नुकसान उठाकर भी बनाओ। अपने अहंग को छोड़कर जीवन धारा में हंसी खुशी बहना सीखो। संजीव के मुंह से ऐसे संवाद सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर व्यवहारिक ज़िंदगी में इनके सहारे चलना नामुमकिन है। बहुत तंग और दुखी होकर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भाड़ में जाएं ये तीनों और इनकी गलत आदतें। मैं भी अपना खून जलाना बंद कर लापरवाही से जीऊँगी, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। देखकर मरी मक्खी निगलना मुझसे कभी नहीं हो सकता। मैं शोर मचाते मचाते एक दिन मर जाऊंगी, पर मेरे साहब आखिरी दिन तक मुझे समझाते रहेंगे, पर बदलेंगे रत्ती भर नहीं। जीवन के अपने सिखाने के ढंग हैं। घटनाएं घटती है, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान की आंखों पर पड़े पर्दे उठ जाते हैं। हमारी समझ से विकास का शायद यही मुख्य तरीका है। कुछ दिन पहले अनीस को बुखार हुआ तो उसे दवा दिलाई, पर फायदा नहीं हुआ। अगले दिन उसे उल्टियां होने लगी तो हम उसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले गए। उसे मैग्नीजाइटिस यानी दिमागी बुखार हुआ है। फौरन अच्छे अस्पताल में भर्ती कराना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर की चेतावनी सुनकर हम दोनों एकदम से घबरा उठे थे। एक बड़े अस्पताल के आईसीयू में
अनीस को भर्ती करा दिया। फौरन इलाज शुरू हो जाने के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई। उस पर गहरी बेहोशी छा गई और बुखार भी तेज हो गया। आपके बेटे की जान को खतरा है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। डॉक्टर के इन शब्दों को सुनकर संजीव एकदम से टूट गए। मैंने अपने पति को पहली बार सुबकियां लेकर रोते देखा। चेहरा बुरी तरह मुरझा गया और आत्मविश्वास पूरी तरह खो गया। अनीस को कुछ नहीं होना चाहिए, रचना, उसे किसी भी तरह बचा लो। यही बात दोहराते हुए वह बार बार आंसू बहाने लगते। मेरे लिए उनका हौसला बनाए रखना बहुत कठिन हो गया। अनीस की हालत में जब 48 घंटे के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ तो संजीव बात बेबात पर अस्पताल के कर्मचारियों, नर्सों व डॉक्टरों से झगड़ने लगे। हमारे बेटे की ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हैं ये सब। संजीव का पारा थोड़ी थोड़ी देर बाद चढ़ जाता। सब बेफिक्री से चाय पीते हैं, गप्पे मारते, यूं बैठे हैं मानो मेले में आए हों। एक आध पीटेगा मेरे हाथ से तो ही इन्हें अकल आएगी। संजीव के गुस्से को नियंत्रण में रखने के लिए मुझे उन्हें बार बार, जब वह उदासी, निराशा और दुख के कुएं में डूबने लगते तो भी उनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए मैं उन्हें लेक्चर देती। मैं भी बहुत परेशान व चिंतित थी, पर उनके सामने मुझे हिम्मत दिखानी पड़ती। एक रात अस्पताल की बेंच पर बैठे हुए मुझे अचानक एहसास हुआ कि अनीस की बीमारी में हम दोनों ने भूमिकाएं अदल बदल दी थी। वह शोर मचाने वाले परेशान इंसान हो गए थे और मैं उन्हें समझाने व लेक्चर देने वाली टीचर बन गई थी। मैं ये समझकर बहुत हैरान हुई कि उन दिनों मैं बिल्कुल संजीव के सुर में सुर मिला रही थी। मेरा सारा जोर इस बात पर होता कि किसी भी तरह से संजीव का गुस्सा, तनाव, चिढ़, निराशा या उदासी छट जाए। 4 दिन बाद जाकर अनीस की हालत में कुछ सुधार होने लगा और वह धीरे धीरे हमें वह चीज़ों को पहचानने लगा था। बुखार भी धीरे धीरे कम हो रहा था। अनीस के ठीक होने के साथ ही संजीव में उनके पुराने व्यक्तित्व की झलक उभरने लगी। एक शाम जानबूझकर मैंने गुस्से भरी आवाज़ में उनसे कहा, अनीस ठीक तो हो रहा है, पर मैं इस अस्पताल के डॉक्टरों व दूसरे स्टाफ से खुश नहीं हूँ। ये लोग लापरवाह हैं, बस लंबा चौड़ा बिल बनाने में माहिर हैं। यार रचना, बेकार में गुस्सा मत हो। यह तो देखो कि इन पर कितना काम का कितना जोर रहता है। रही बात खर्चे की तो तुम फिक्र क्यों करती हो? पैसे को हाथ का मैल उन्हें पुराने सुर में बोलता देख मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मेरी प्रतिक्रिया गुस्से और चिढ़ से भरी नहीं है। यह नोट करके मेरे मन का एक हिस्सा बड़ी सुखद हैरानी महसूस कर रहा था। अनीस 15 दिन अस्पताल में रहकर घर लौटा तो हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। जल्द ही सब कुछ पहले जैसा हो जाने वाला था, पर मैं एक माने में बिल्कुल बदल चुकी थी। कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं समझती थी, अब मेरी समझ का हिस्सा बन चुकी थी। अनीस के बीमारी के शुरुआती दिनों में संजीव ने मेरी और मैंने संजीव की भूमिका बखूबी निभाई थी। मेरी समझ में आया कि जब जीवन साथी आदतन शिकायत, नाराज़गी, गुस्से जैसे नकारात्मक भावों का शिकार बना रहता हो तो दूसरा प्रतिक्रिया स्वरूप समझाने व लेक्चर देने लगता है। घर गृहस्थी में संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसा होना जरूरी भी है। दोनों एक सुर में बोले तो यह संतुलन बिगड़ता है। अनीस की बीमारी के कारण मैं भी बहुत परेशान थी। संजीव को संभालने के चक्कर में मैं उन्हें समझाती थी और वैसा करते हुए मेरा आंतरिक तनाव, बेचैनी व दुख घटता था। इस तथ्य की खोज व समझ मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। आजकल मैं सचमुच बदल गई हूँ और बहुत रिलैक्स व खुश होकर घर की जिम्मेदारियाँ निभा रही हूँ। संजीव व अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करने में मुझे महारत हासिल होती जा रही है और यह काम मैं बड़े हल्के फुल्के अंदाज में मन ही मन मुस्कुराते हुए करती हूँ।
पाठ को आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।